हेलो मेरे प्यारे लाल, आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फिर से मैं 10वीं कक्षा का विज्ञान का मॉडल सेट थ्री लेकर आया हूँ। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो मॉडल सेट से लिया गया है। इसमें हम सभी को वीवीआई लेकर चलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसे हम वीवीआई मार देंगे, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन से है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या होता है वक्रता त्रिज्या के, तब वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। एफ बराबर r/2 होता है, यानी आधी हो जाएगी इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी आधी हो जाएगी, ठीक है। और जब वक्रता त्रिज्या r को पूछा जाएगा फोकस दूरी की क्या होती है, तो r बराबर 2f दुगना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। कौन दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लघु पतन के समय विद्युत परिपथ का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें जो भी मीटर लगा हुआ था कोई काउंट नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब इनमें से कौन सा, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत परिपथ का विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, V बराबर IR, जिसमें R कांस्टेंट होता है। R का मान कहीं नहीं बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें R कांस्टेंट है, इसमें भी देखिए यहीं पर पकड़ा गया R² है, तो ये बदल गया, तो ये कभी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन तीनों हमारा सही हो जाएगा। A, C और D सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है कब, पक्षावी मांसपेशिया के द्वारा। अगला जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे मॉडल सेट 4, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। पक्षावी मांसपेशिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत मोटर आप लोग के भी घर में लगा होगा। मोटर देखिए, मोटर को सबसे पहले देखिए, आप जाते हैं मेन स्विच पर, यहाँ से स्विच देते हैं, जैसे ही देते हैं तो वहाँ से विद्युत धारा निकलती है। क्या निकलती है, विद्युत ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा जैसे ही मोटर में प्रवेश करती है तो मोटर के पंखी को क्या करती है, यांत्रिक में बदल देती है, यानी नचाने लगती है। क्या करने लगती है, नचाने लगती है। यानी आया विद्युत ऊर्जा में और उसको नचाने यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब है ऑप्शन ए में, चलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जनरेटर। शादी ब्याह में जो जनरेटर लगता है वो क्या करता है, उसमें हैंडल हम लोग मारते हैं, तो हैंडल मार के तो वो स्टार्ट होता है, तो वो नचते रहता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा है। और जैसे जितना ज़्यादा नचता है तो उसमें का डायनमो जो है उसमें उतना ही ज़्यादा क्या करती है, उसमें विद्युत ऊर्जा की सप्लाई करती है। क्या मतलब, ऊर्जा, बिजली हमें प्रदान करती है, ठीक है। तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन बी तो हम क्लियर कर ही चुके हैं। अब चलिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बदलता है तो बैटरी। कौन बदलता है, बैटरी, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा आपको विद्युत बल्ब में किस तत्व का उपयोग है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में ये जो टंगस्टन होता है, यहाँ पर ये जो बना होता है किसका, ये जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में याद रखिएगा, प्रतिबिंब काल्पनिक होती है और वस्तु के बराबर होती है और उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है प्रतिबिंब।
समतल दर्पण में, किस दर्पण में? समतल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात करें तो हम वस्तु की अपेक्षा हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा ही बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था, सबसे पहले फैराडे ने किया था। चलिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? वायुमंडलीय प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, तो जब आकाश में जब बादल की बूंदे यानी पानी की बूंदे जब आती है तो इसे जब प्रकाश पड़ती है तो यह जो है पानी की बूंदे में जो है प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो इसमें 7 रंग का मिश्रण होता है। सबसे ज़्यादा यह नीला रंग को प्रकीर्णित करती है, यानी इसीलिए हमें जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। क्यों? वहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है, वायुमंडलीय प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन भी नहीं होती है और वहाँ पर वायुमंडल भी नहीं होता है, इसीलिए आकाश का रंग काला दिखाई देता है। किसको? तो अंतरिक्ष यात्री को। 12 नंबर क्वेश्चन में है अधिकतम सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है कितना? तो अनंत देख सकता है, ठीक है। लेकिन न्यूनतम पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर। कैसे कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर होगा। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। CuO प्लस H2 जब अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? तो इसमें हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। किसका उपचयन होगा? हाइड्रोजन का उपचयन हो जाएगा। सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है? 11। पहला कक्षा में इसमें 2 भरेगा, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर सकता है। क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। यानी जितना त्याग करेगा या जितना ग्रहण करेगा वही उसका संयोजकता कहलाता है। जितना त्याग करेगा, जितना ग्रहण करेगा वही उसका संयोजकता कहलाता है। तो समझिए, सोडियम जो है कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है? तो 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी वर्ग एक के तत्व जितना भी होंगे उसको सभी का संयोजकता 1 होती है और वर्ग 17 के संयोजकता भी 1 होती है। कितना होती है? तो वर्ग 17 के संयोजकता भी 1 होती है। ये दोनों की संयोजकता 1 होती है, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2N प्लस में 2, H2N प्लस में 2 रहेगा, यानी एल्केन का हो जाएगा, ठीक है। एल्कीन का CnH2N, एल्कीन का हो जाएगा CnH2N हो जाएगा, ये एल्कीन का हो गया, ठीक है। और जेकरा में माइनस लग जाता है वो काइल हो जाता है। जेकरा में माइनस लग गया है वो काइल हो जाता है। देखिए यहाँ पर -2 लगल है। कितना? -2 लगल है ऑप्शन सी में। -2 लगल है तो ई काइल भेल है, मतलब कि एल्काइल, ठीक है। एल्काइन ई काइल हो गया है एकदम, तो एल्काइन के सूत्र हो गया है, याद रखिए इसको। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के उदासीन विलयन का मान पीएच मान 7 के बराबर होता है और 7 से अधिक किसका होगा? तो क्षार का होगा। किसका होगा? क्षार का। 7 से कम अम्ल का हो जाएगा, ठीक है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और 7 के बराबर किसका हो जाएगा? उदासीन विलयन का पीएच मान। यानी वर्षा का जल शुद्ध होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। आवर्त कितने हैं? तो 7 है। आवर्त कितने हैं? तो 7 है। अगर वर्ग पूछा जाएगा तो 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तब सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, धातु नहीं है, अधातु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अधातु। अधातु क्या है? इसमें सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन और क्या है? क्लोरीन और फास्फोरस, ये सभी अधातु है। लेकिन इनमें से कौन सा
विद्युत का सुचालक है, हमको ये भी खोजना है, विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा? सिर्फ ग्रेफाइट। जो पेंसिल हम लोग यूज करते हैं वो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 4, दूसरा कक्षा में 4 होते हैं। ठीक है, अभी इसमें से कौन, देखिए निम्न में से 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो इसमें हो जाएगा CH3COOH। CH3COOH ये सबसे दुर्बल अम्ल है, सबसे दुर्बल अम्ल है। पोटेशियम, पोटेशियम देखिए यहाँ पर फिर से आएगा पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 20। के का परमाणु संख्या 20 होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 20। और परमाणु द्रव्यमान 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 दूना 40। अगर पूछा जाए इस कौन सी कक्षा में है, तो याद रखिए 20 है तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, 2 8 10 और फिर 8 18, 18 2 20, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा आवर्त में, चौथा आवर्त में, चौथा आवर्त में और दूसरा वर्ग में, यानी मृदा क्षार धातु। अगर पूछा जाए कैसा धातु है तो मृदा क्षार धातु है। पोटेशियम कैसा धातु है? तो मृदा क्षार धातु है। निम्न में से कौन, निम्न से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस कौन हो जाएगा? मीथेन। बायोगैस क्या हो जाएगा? मीथेन, यानी गोबर गैस मीथेन हो जाएगा। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी NaCl। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में है किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो भाग लेने के फलस्वरूप कोई पदार्थ बनता है तो उसको कहते हैं प्रतिफल। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? H2O बनाया। ठीक है, तो ये दोनों अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक बन गया है और ये प्रतिफल हो गया, प्रतिफल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। तीर के चिन्ह के H2O हो जाएगा, तीर के चिन्ह के दाईं तरफ, ये दाईं तरफ है, दाईं तरफ, ये बाईं तरफ है। ठीक है, सॉरी ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। ठीक है, तो दाईं तरफ प्रतिफल, दाईं तरफ प्रतिफल और बाईं तरफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिकारक, बाईं तरफ अभिकारक हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा वर्ग शून्य वर्ग कहलाता है? तत्व है, शून्य वर्ग के तत्व है, शून्य वर्ग या 18वां वर्ग, शून्य वर्ग या 18वां वर्ग या जीरो वर्ग, जीरो वर्ग कहते हैं, या हाइड्रोजन वर्ग, या हाइड्रोजन वर्ग या उत्कृष्ट गैस। तो इसमें हो जाएगा हीलियम, He हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, यह बाद में है, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है। जो भी शून्य वर्ग में आता है उसका अष्टक पूरा रहता है, यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन ये हीलियम ही एक ऐसा तत्व है, ऐसा धातु है जो अक्रिय गैस भी है और अपना अष्टक पूरा किए हुए है। ठीक है, यह बाद में है। क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी का मतलब पेड़ पौधा, स्वपोषी का मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा के लिए क्या क्या चीज जरूरत है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद सूर्य का प्रकाश, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और उसमें उपस्थित क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये तीनों उपस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 28 में इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, कौन है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए हरित लवक। क्या हो जाएगा? हरित लवक, हरित लवक। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण में या हरित लवक नहीं होगा, सॉरी हरित लवक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये पत्ती होगा। पत्ती के, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ये पत्ती के माध्यम से ही यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी रंध्र होती है, यहाँ पर छोटी छोटी रंध्र होती है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधा अपना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। यहीं से CO2 जमीन से जल लेकर, सूर्य का प्रकाश लेकर यहाँ पर खाना बनता है, यहाँ
यहाँ पर खाना बनता है, खाना जब बन जाता है तब फ्लोएम, एक तंत्र होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है जहाँ पर जो खाना बन जाता है उसको सभी भागों में पहुँचाने का काम करती है। ठीक है, अब है मनुष्य में, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये लीवर हो जाएगी या यकृत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। ठीक है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, यानी जाइलम उत्तरदायी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यहाँ पर के लिए नहीं होगा, उत्तरदायी है। किसके लिए? तो जल, ज से जल और ज से जाइलम, जल संवहन के लिए, जल के वहन के लिए, यानी जल को ले जाने के लिए ये उत्तरदायी है। ठीक है, अब भोजन के लिए फ्लोएम। ठीक है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा विसरण के द्वारा होता है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो कोष्ठकों की संख्या हो जाएगी आपको 3। मछली में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 3। मछली में कोष्ठकों की संख्या 3 होती है। निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से आपको बन जाएगा CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या है? तो एक पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन 5 प्रकार की होती है, उसी में से ऑक्सीजन भी एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है। अब है एक नर हार्मोन है, नर हार्मोन में से कौन सा है? जहां टेस्ट होगा वहां नर होगा। जहां टेस्ट देखिए, सबसे पहले डीएनए टेस्ट होता है तो नर का ही टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट। ठीक है, अगर लिंग के मतलब डीएनए जब टेस्ट होता है तो पुरुष का ही टेस्ट लिया जाता है, यानी टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, इसका नर हार्मोन है। ठीक है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? आपको इनमें से सभी हो जाएगा। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन अमीबा हो जाएगा, मुकुलन ईस्ट हो जाएगा, विखंडन विधि से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ईस्ट हो जाएगा। प्रागकोश में होते हैं क्या? प्रागकोश में क्या होते हैं? प्रागकोश में होते हैं बाह्यदल पुंज, अंडाशय, अंडप, परागकण। इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा बाह्यदल पुंज, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो ये हो जाएगा आपको परागकण हो जाएगा। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा डीएनए अणुओं के द्वारा होता है। डीएनए अणुओं के द्वारा हो जाता है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगन जॉन मेंडल ने को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किए थे। क्या किए थे? परीक्षण किए थे। हाइड्रीला पौधे के रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रीला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से मतलब उसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के 2 ही नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के दोनों के 2 ही नियम होते हैं, यानी 41-42 दोनों का आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अपवर्तन का जब दूसरा नियम जो आता है उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या किसका नियम? स्नेल का नियम होता है, यानी साइन आई बराबर साइन आर। स्नेल का नियम का सूत्र क्या होता है? साइन आई बराबर साइन आर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं?
जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं? तो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है तो दूर की वस्तु को देख सकता है, यानी दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि दोष मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? ऑप्शन ए है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ये तो गलत बात है। अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन डी उत्तल दर्पण होगा, ये भी नहीं होगा। उत्तल लेंस होता है, कैसा कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का बना होता है, हमारे नेत्र में जो भी प्रतिबिंब बनता है यह उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है, लेकिन यह जो है हमें फिर भी सीधा दिखाई देता है उत्तल लेंस के कारण। कैसा दिखाई देता है? उत्तल लेंस के कारण सीधा दिखाई देता है, ठीक है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर बनता है। किस पर? रेटिना पर बनता है। लघु पतन के समय परिपथ का विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसको कोई मीटर माप में नहीं करता है। तो ये दोनों ऑप्शन तक खत्म हो जाएगा। 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ये कुछ एम्पियर नहीं होगा, ठीक है। अब है किसी बल्ब में 220 वोल्ट, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फिर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आर बराबर कितना हो जाएगा? वी बाई ए, यानी वी बाई आर बराबर वी बाई आई, या ओम के नियम से वी बराबर आई आर। वी बराबर आई आर है, तो इसमें आर का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर और वोल्ट का मान दिया हुआ है, तो आई का मान निकालना है। किसका मान? सॉरी, आई का मान दिया हुआ है, आर का मान निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी बाई आई, यानी 220 बटा में 2 तो इसको काट देंगे तो 110 क्या हो जाएगा? 110 ओम। 110 ओम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? एन आर। कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा, ठीक है, एन आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में कहा जा रहा है, कितने क्या कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा एन आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर हो जाता है। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 52 के प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अभी कितना नंबर? 48 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं। इसका जब प्रतिरोध निकाले थे, जब आर बराबर निकाले थे, ये ओम में आंसर आया था 110 ओम, यानी प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 में पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितना किलोमीटर होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कौन सा बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तीन में से कौन हो जाएगा? तो नाभिकीय ऊर्जा ये बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। क्वेश्चन नंबर है 56 में CuO प्लस में H2 Cu प्लस में H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसे हम इससे पहले हो चुका है क्वेश्चन। इसी प्रकार के सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हुआ था? हाइड्रोजन का उपचयन हुआ था। किसका? हाइड्रोजन का उपचयन हुआ था। क्वेश्चन पीछे जाकर देख सकते हैं बैक करके। चलिए
क्वेश्चन नंबर है 57 में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनते हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? विद्युत में यानी वैद्युत संयोजी बनता है, विद्युत संयोजी बनता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या कहती है 11। Na का परमाणु संख्या 11। अगर पूछा जाए संयोजकता कितनी होती है तो 1, संयोजकता 1 होती है। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको खाबर सोडा भी कहा जाता है, या बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इनमें से कौन विजातीय है? 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन विजातीय है, तो विजातीय कौन हो जाएगा आपको? तो आपका हो जाएगा, देखिए, चूना पत्थर CuO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये हड्डी जब टूटता है तो उसको जोड़ने में काम किया जाता है और मूर्ति बनाने में किया जाता है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी यही में से सबसे अलग है, यानी विजातीय है। चलिए, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलियम को देता है? क्षार यानी कि 7 से अधिक हो जाएगा, यानी क्षार कितना हो जाएगा? 7 से अधिक। इसमें ऑप्शन देख लीजिए है कि नहीं। देखिए, ऑप्शन से भी पकड़ा जाएगा। देखिए, ये तो अम्ल है, ये भी अम्ल है, क्षार नहीं है, ये उदासीन है। ठीक है, ये कट गया, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पित्तल क्या है? पित्तल एक मिश्र धातु है। पित्तल यानी पिताजी, पी से पित्तल, त से तांबा, जी से जिंक। जस्ता, ता से तांबा और जस्ता का क्या है? मिश्र धातु है। कौन? तो पित्तल। याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर है निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक कौन हो जाएगा? जिसमें क्लोरीन होगा, वही आयनिक कहलाएगा। क्या होगा? आयनिक कहलाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड यानी सोना जो है, औरम जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन, CH4। क्या हो जाएगा? CH4। क्वेश्चन नंबर 65 में कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? 0.03% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 0.03% हो जाएगा। अगर पूछेगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 78%। कितना? 78% हो जाएगा। ऑक्सीजन पूछा जाए तो 21%। कितना? 21% हो जाएगा। और CO2 पूछा जाएगा तो CO2 पूछा जाएगा 0.03% होता है, 0.03% होता है। ओजोन, ओ तेरी के, ये तो ओजोन आ गया। ओजोन एकदम सोरल मछली की गंध जैसी होती है ओजोन। अगर पूछा जाए ओजोन की गंध कैसी होती है? सड़ी हुई मछली के जैसी इसकी गंध होती है। अगर इसकी सूत्र पूछा जाए, ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 के, यानी O3 होता है। कितना? O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। O3 के याद रखिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त होते हैं। अब वर्ग 18 गो होते हैं। वर्ग 18 होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम सबसे याद रखिएगा, हीलियम जो है अक्रिय गैस में आ जाता है। हीलियम He, जिसका परमाणु संख्या होती है 2, परमाणु संख्या 2 होती है, जो अपवादित है, अपवाद में है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन फिर से क्वेश्चन आ गया। यह एक पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन इसको। ठीक है, मनुष्य के वृक्क संबंधित है। मनुष्य के वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य का वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, मानव डायलिसिस थैली होता है। इनमें से क्या हो जाएगा? तब मानव डायलिसिस थैली हो जाएगा आपको नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ठीक है, भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हो जाएगा आपको उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसमें हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। मुकुलन द्वारा
मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन आपको हो जाएगा पुंकेसर अमीबा, ईस्ट, मलेरिया और पैरामीशियम। अमीबा, ईस्ट, मलेरिया और पैरामीशियम, तो हो जाएगा आपको बी ईस्ट में। मुकुलन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होते हैं? नर प्रजनन अंग होते हैं पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर। गुणसूत्र बने होते किसका? डीएनए और गुणसूत्र बने होते हैं आपका क्या हो जाएगा? डीएनए है, डीएनए और आरएनए है, डीएनए और प्रोटीन व आरएनए, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के, प्रोटीन और साथ में आरएनए के भी बने होते हैं। चलिए क्वेश्चन है अगला, 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर, कोशिका में अनुवांशिक, तो अनुवांशिक किस में जाएगा? तो अनुवांशिक गुणसूत्र से जाएगा। किसे? गुणसूत्र से जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका में अनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाला जो होता है वह डीएनए से होता है। डीएनए से ही पता चलता है कि अगर किसी का मतलब कोई अगर बच्चा खोया हुआ है और कोई उस पर दावा कर रहा है तो उसके डीएनए से पता चल जाता है। ठीक है, डीएनए से पता चल जाता है। 79 नंबर, 79 निम्नलिखित में कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय परितंत्र नहीं है, स्थलीय परितंत्र नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा एक्वेरियम। एक्वेरियम, एक्वेरियम। सीएफसी क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज के लिए बस इतना ही। 80 क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम इसका अगला पार्ट लाएंगे तब।